नमस्कार एवरीवन, मैं शालिनी अग्रवाल अरोरा मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी प्रेम आश्रम से बात कर रही हूँ आपसे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेम आश्रम एक एनिमल शेल्टर होम है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है। सड़कों पे जो घायल और बेसहारा जानवर होते हैं, हम उनको लेकर यहाँ पर आते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनके रहने सहने का प्रबंध करते हैं। और चूंकि सभी एनिमल शेल्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं होते हैं और उनको फंडिंग कहीं से नहीं मिलती है, सभी के पास वॉलंटियर्स नहीं होते हैं, सभी के पास हेल्पिंग हैंड्स नहीं होते हैं। तो हम भी उन्हीं में से एक हैं कि जिनको एम्प्लॉयज़ की समस्या लगातार बनी रहती है, चेंजिंग स्टाफ रहता है, वॉलंटियर्स यहाँ पर कभी नहीं आते हैं। जो लोग लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं, वो भी कभी वॉलंटियर करने के लिए नहीं आते हैं। हमारे पास 200 से ज़्यादा पशु और पक्षी यहाँ पर एडमिट हैं और जो रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी की अच्छी से अच्छी देखभाल करें, लेकिन कुछ एक सच जो है एक एनिमल शेल्टर होम चलाने वाला ही जानता है और भुगतता है, परेशान होता है। और उसके बाद अगर वो किसी से कुछ कहता है, कोई जवाब देता है या किसी को अगर नो बोलता है, तो नो बोलने की बहुत बड़ी सजा कभी कभी हमें मिलती है। हमें अब्यूज किया जाता है, हमें इल वर्ड्स बोले जाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि आपने शेल्टर होम खोल ही क्यों रखा है, आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं उन सभी लोगों को आज एनिमल शेल्टर होम के कुछ ऐसे सत्य दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ पर हम चाह कर भी अपनी मदद नहीं कर सकते और आप चाहें तो बहुत मदद कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉल कर लेने भर से आपकी गली में, आपके शहर में, आपके घर के गेट के बाहर अगर कोई जानवर घायल पड़ा हुआ है और आपको उसको हटाना है, तो आप ये सोचते हैं, आपने एक कॉल लगाया एनिमल शेल्टर को कि यहाँ पर फलाना जानवर पड़ा हुआ है, आप इसे उठाकर ले जाइए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। सत्य तो ये है कि अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही हो, तो जैसे कि मैं, जिसका कभी एक एनिमल शेल्टर नहीं था, मुझे जब तकलीफ हुआ करती थी तो मैं उस पशु को उठा के जगह जगह भागती थी, उसका ट्रीटमेंट कराती थी, उसको ईज करने की, उसको कंफर्ट देने की कोशिश करती थी। लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं चाहते। अधिकांश लोग चाहते हैं कि उन्होंने एक कॉल किया, दूसरा सामने वाला बंदा जो एनजीओ चलाने का गुनहगार है वो भागा भागा आया, उसने आपके यहाँ से उस गंदगी को समेटा, क्योंकि वो वहां पर टूटा फूटा बीमार पड़ा हुआ है, आपके घर के बाहर गंदगी हो रही है, शोर मचा रहा है, रो रहा है, करहा रहा है, वो आप नहीं देखना चाहते। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीजें कि जो देखकर आपको शायद समझ में आएगा कि एक एनिमल शेल्टर चलाना कितना मुश्किल काम है, कितना कष्ट भरा काम है और कितनी परेशानी होती है हमें। और हम ये सजा भुगतते हैं अपने अंदर एक सॉफ्ट हार्ट होने की वजह से, एक ऐसा दिल जो नहीं देख सकता किसी को परेशानी में, जो नहीं देख सकता किसी की तकलीफ। और इसी कारण 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके आज 200 से ज्यादा जानवर हमारे पास हैं। अधिकांश जानवर ऐसे हैं कि जिनको हम कहीं छोड़ नहीं सकते, तो उनको हमें यहाँ पर रखना होता है। और रखने के साथ साथ जो चीजें मैं आपको, जो बारीकियां बताने वाली हूँ, वो आप मेरे साथ देखते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं असल में क्या कहना चाहती हूँ। ये पड़े हैं मैले कपड़े, जिनको धोने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम जो शेल्टर के 1-2 लोग हैं, हम वही मिलकर सारे मैले कपड़े इकट्ठे करते हैं। शाम को अगले दिन हम उन्हें डुबोते हैं। डुबोने के बाद में हम उनको 3, 4, 5 वॉश के बाद, जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे घर के कपड़े हैं तो घर के कपड़े हम एक बार लॉन्ड्री करते हैं, एक बार मशीन में डालते हैं और वो साफ हो जाते हैं। पर शेल्टर होम के कपड़े, चाहे वो कंबल हों, चाहे वो चादरें हों, चाहे वो गद्दे हों, हम लोगों से मांगते हैं, हम लोगों के आगे अपील करते हैं कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ कपड़े दे दें। तो ऐसे में जब हम कोई चीज मांग के इकट्ठी करते हैं, उस समय हमारे पास, आप समझ सकते हैं कि कितना हमारे पास सामान इकट्ठा होगा कि जो हमें लोगों से मांगना पड़ता है। तो जब हम मांगते हैं, मांग के इकट्ठा करते हैं, तो उस चीज को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। तो ये हाथ जो हैं, ये इतने सारे कपड़े धोते हैं। घर पे मेरे अलग एनिमल्स हैं, यहाँ पर अलग एनिमल्स हैं, तो घर वाले कपड़े अलग होते हैं, शेल्टर वाले कपड़े अलग होते हैं। ये सारे कपड़े हमें धोने होते हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बर्तन आप यहाँ देख रहे हैं, ये इवनिंग फीडिंग के बर्तन इकट्ठे करके यहाँ पर रखे गए हैं। ये कोई 30-40 टब और कटोरे इकट्ठे होते हैं, जो हम बड़े टब लगाते हैं जहाँ पे 4-5 डॉग एक साथ खाना खा लेते हैं। और छोटे टब जो हैं, वो जो डॉग्स पर्टिकुलर केजेस में या कमरों में बीमार होने की वजह से हैं, वो हम उनके लिए रखते हैं, वो वहाँ पर खाना खाते हैं। तो ये 50-60 बर्तन रोज हमें दिन में 3 बार धोने होते हैं। किचन दिन में हमें 3 बार मैनेज करना होता है। आगे दिखाती हूँ।
ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया में सारे रूम्स जो हैं अलग अलग हैं, सारे सेगमेंट्स अलग अलग डिवाइडेड हैं। इनको हमें इस तरह से करना पड़ता है कि हम जब एक बाड़े की सफाई करते हैं हमें दूसरे बाड़े के डॉग शिफ्ट करने पड़ते हैं। सारे बाड़े अलग अलग करके हमें साफ करने पड़ते हैं और इन केस अगर कोई नहीं होता है सफाई करने वाला तो हमारी क्या स्थिति होती होगी ऐसे में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने किस तरह के जानवर हैं और किस तरह से वो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, खाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, एम्प्लॉयज का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब कुछ हम कैसे निकालते हैं ये वो लोग नहीं जानते जो कि एक फोन कॉल करते हैं इसलिए कि आप हमारे यहाँ से जानवर उठाकर ले जाइए। हम वो जानवर उठाकर लाते हैं, उठाकर लाने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। हमारी ड्यूटी रहती है जीवन पर्यंत, जब तक कि वो पशु जीवित है तब तक हमें उसका ध्यान रखना है, हमें उसे खिलाना है, पिलाना है, उसे मेंटेन करके रखना है। यहाँ जितने घोड़े आप देख रहे हैं ये सारे घोड़े रेस्क्यूड हैं और घोड़े मालिक जो होते हैं, जो टोंगा ओनर्स होते हैं, उनकी क्रूरता के शिकार हैं। इनमें से कोई भी घोड़ा इस लायक नहीं है कि अगर मैं इनको बाहर सड़क पे छोड़ दूंगी तो ये सरवाइव कर पाएंगे। ये जब बैठ जाते हैं तो ये उठ नहीं सकते, उठ जाते हैं तो बैठ नहीं सकते। ज्यादातर की कमर टूटी है या पैरों में कोई दिक्कत है या कहीं कोई और परेशानी है तो ऐसे जानवरों को रात और दिन उनको मैनेज करके चलना, उनको संभालना एक बहुत बड़ा इशू है। ये आप यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा देख रहे हैं, ये हमारी जो गाय है जिसको हमने रेस्क्यू किया था ये उसका बेबी है। तो जब यहाँ पर हम रेस्क्यू करके एनिमल लाते हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं, हमें उस समय पे नहीं पता होता कि वो एनिमल प्रेग्नेंट है। ज्यादातर घोड़ियाँ और गायें जब हमारे पास आती हैं तो वो प्रेग्नेंट होती हैं। उसके बाद में जो उनके बेबीज होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि केसेस खराब हो जाते हैं, उस समय हमें कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। अभी एक गाय जो हमने अंधी गाय अडॉप्ट की थी वो प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू और उसके बाद में उसका अबॉर्शन हो गया था। अबॉर्शन के बाद हमने कितनी तकलीफ झेली, हमने किसे किसे बुलाया, किसे किसे दिखाया, हम कैसे उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, हमने कैसे उसका इलाज करवाया, ये आप में से कोई नहीं जानता कि जो कॉल करते हैं। मैं आपको एक और केस दिखाती हूँ कि जिस केस के लिए हम पिछले 5-6 महीने से परेशान हैं। ये सदाशिव है, इसकी एक आंख टूट गई थी किसी हादसे में या किसी कसाई के द्वारा किसी कृत्य में। पिछले 6 महीने से हम लगातार इसकी आंख की ड्रेसिंग कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कल डॉक्टर ने आके यहाँ पे इसकी आंख पे वापस टांके लगाए हैं। उसको हम जरा भी असावधानी अगर होती है, मान लीजिए किसी दिन स्टाफ नहीं है या किसी दिन आपस में किसी जानवर के साथ लड़ गया या खंबे पे आंख रगड़ लिया या खूंटे पे आंख रगड़ लिया तो वापस उसकी आंख जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको उस तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं यही कहना चाहती हूँ, बात का सार जो है वो ये है, समरी ये है कि सिर्फ एक कॉल कर देने भर से आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती। आप एक कॉल करते हैं और वहाँ उस कॉल से हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। ये पपी है, ये कैनाइन डिस्टेंपर का केस है और इसको एक महिला हमारे पास लेकर के आई थी और मैं कहना चाहूंगी, मैं डायरेक्टली नाम लूंगी उनका नाम दीपशिखा है और वो राजेंद्र नगर में रहती हैं और उन्होंने इसको रेस्क्यू किया था और उस समय इसकी कंडीशन ऐसी थी कि ये ना हिल सकता था, ना डुल सकता था, ना ये कुछ खाता था ठीक से, ना पीता था। आज इलाज कर करके हम इसको इस स्थिति में ले आए हैं कि जहाँ पर ये उठ बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। अगर किसी भी पशु से इतना प्रेम है, मैं अपने किसी भी बच्चे को 1 सेकंड के लिए भी अपने से अलग करना नहीं चाहती। अगर मैं किसी को रेस्क्यू करती हूँ या अगर मैं किसी को उठाकर लाती हूँ तो मेरा कंसर्न ये रहता है कि वो कैसा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। मैं हर तरह से उसे देखना चाहती हूँ, हर समय उसकी खैर खबर लेना चाहती हूँ, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो मुझे ये वाला प्रेम समझ में नहीं आता कि आपने अगर कोई एनिमल रेस्क्यू करवा दिया, रेस्क्यूअर ने उसको उठा लिया, उसके बाद रेस्क्यूअर क्या कर रहा है, वो एनिमल क्या कर रहा है, ये कंसर्न कहाँ चला जाता है। ये मंकी जो मैंने प्रेमनगर से रेस्क्यू करवाया था, मेरे पास उस दिन रेस्क्यू करने वाला कोई भी नहीं था, तो मेरे असिस्टेंट गगन ने इसको रेस्क्यू किया था और कितनी मुश्किल से ये रेस्क्यू हुआ था। ये बहुत ओल्ड है और बहुत बुरी तरह से ये बिजली से जला हुआ था
तो हम लोग इसको किसी तरह से रेस्क्यू करके लाए थे, और रेस्क्यू करने के बाद जो इसकी कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। इसको किस तरह से हमने यहाँ पर मेडिसिन दे के, इंजेक्शंस दे के, इसको ड्रिप लगा के, और किस किस तरह से हमने इसको यहाँ पर मेंटेन करके रखा है, इसको संभाल के रखा है, ये वो लोग नहीं जानते जिन्होंने एक कॉल किया रेस्क्यू के लिए। हम रेस्क्यू के लिए पहुंचे, रेस्क्यू उठा करके लाए, यहाँ पर रखा। उसके बाद का हमारा स्ट्रगल किसी को क्यों नहीं समझ में आता, किसी को क्यों नहीं पता होता कि सोशल मीडिया पे हजार फंड अपील डालने के बाद वेरी गुड, कीप इट अप, गुड जॉब, गुड वर्क, ये सारे शब्द जो हैं बेमानी लगते हैं। जब तक कि यहाँ पर कोई आए, यहाँ पर आके हमसे पूछे हमारा हाल, हम चाहते हैं कि आप हमसे पूछिए कि आप कैसे हैं, आप कैसे ये इतना बड़ा काम अकेले कर रहे हैं, आपको हमारी किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। हमारे लिए ना सही, कम से कम अपने दिए हुए रेस्क्यूज के लिए आप यहाँ पर आया करें, आप यहाँ पर आके उनके सिर पे प्यार से हाथ रखा करें। हमें भी लगेगा कि हाँ, हमने अगर किसी पशु को रेस्क्यू किया है तो वास्तव में कोई पशु प्रेमी है जिसने उसको रेस्क्यू करवाया है। रेस्क्यू करवाने का मतलब मुझे आज तक सिर्फ एक ही समझ में आया है, बुरा ना माने, कि आपके घर के गेट के बाहर से हम गंदगी उठा कर ले आए और हमने अपने घर पर रख ली। हमारे लिए ये जगह पूजा की है, हमारा मंदिर है, और ये जितने भी बच्चे हैं ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारी आंखों के तारे हैं। हम नहीं चाहते कि इनको कहीं से कहीं तक कोई भी कष्ट हो, और उसके लिए हम अपना खून पसीना, रात दिन, भूख प्यास, सुख चैन सब कुछ त्याग चुके हैं। तो आकर देखिए कभी किसी एनिमल शेल्टर में जाकर, हमारे दिल के अंदर झांकिए, हमारी परेशानी पूछिए, इन बच्चों के सिर पे प्यार से हाथ रखिए, और उसके बाद अपने आप को पशु प्रेमी कहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मेरी बातें आपको कटु लगी होंगी, क्योंकि सच जो है वो हमेशा ही कड़वा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सच कभी मीठा लगे किसी को। तो मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने अपने शब्दों से आपको कहीं आहत किया हो या आप व्यथित हुए हो मेरी बात सुन के, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने सच बोला है, और सच बोलने के लिए क्षमा मांगना मेरी आदत नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद और ज्यादा अच्छी संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात सभी जगह पहुँचे और सच्चे पशु प्रेमी आगे आए इन पशुओं की मदद के लिए, पशु की सेवा करने वालों की मदद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।